जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों सीआरपीएफ एएसआई का एक जो जनरल एप्टीट्यूड का टॉपिक है, जिसे आप देख रहे हैं लगातार जो है शुरुआत में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में काफ़ी ये विवादित भी था कि इसमें क्या रहेगा जनरल एप्टीट्यूड में। लेकिन जब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम हो गया तो एएसआई वालों के लिए तो ये बहुत ही गोल्डन चांस हो गया। कम से कम वो जनरल एप्टीट्यूड क्या है वो समझ गए। इस पर लगातार मैंने जो है लगभग 6 सीरीज प्लस जितने भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम हुए हैं उन सबका स्पेशल एनालिसिस आपको दे रखा है। लेकिन आज एग्जाम से एकदम पहले जो है, जो आज का डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मैंने कुछ विशेष टॉपिक को जहां से एकदम से प्रश्न बनने की एक प्रबल संभावना है उनको लेकर के आया हूं। और वो भी ऐसे टॉपिक जिसे टीसीएस ने एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीएचएसएल में, सीआरपीएफ एएसआई में, एसएससी जीडी में, विभिन्न ऑनलाइन एग्जाम में 2023 में पूछा है। जैसे नोट्स पर नोट व उन पे छपे चित्र क्या है, प्रमुख वित्तीय आयोग कौन कौन से हैं, इंडिया और उसके बॉर्डर, सेल और उसके पार्ट हैं, सभी जो है पंचप्रयाग और उनके लोकेशन मैप पर, प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, और लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 100, 101, 102, 3, 4, नवीन नियुक्तियां, रिजर्व बैंक, दिल्ली सल्तनत, द्रोणाचार्य पुरस्कार, प्रमुख खिलाड़ियों। दोस्तों आज का समय बहुत कीमती है। अगर आप चाहते हैं कि जो है कि ये कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। अदरवाइज आपका एग्जाम है कल, तो आपको जो है मैं आपका अनावश्यक समय नहीं लूंगा। जो मैंने ऊपर बताया थंबनेल पे सेम ये कंटेंट बहुत डिटेल वे में और कम समय में आज देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एग्जाम टाइम बहुत कीमती होता है। तो जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या रहता है वो मैं बार बार आपको रोज बताता हूँ। ये जो देख लीजिए सामने, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, हर वीडियो में बताया गया है। अब देखिए पहला प्रश्न आपके सामने ये है। बहुत ही कम समय में सारे प्रश्नों को कंफर्म करने की कोशिश करूंगा, क्लियर करने की कोशिश करूंगा। 2000 के नोट पर किसका चित्र छापा जाता है? हुज पिक्चर इज प्रिंटेड ऑन 2000 नोट्स। तो 2000 के नोट पर मंगलयान मिशन, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अगर यह प्रश्न आता है दोस्तों, चाहे रीजनिंग फॉर्म में चाहे जीएस फॉर्म में, तो मंगलयान आप टिक करेंगे। 10 रुपए पे कोणार्क सूर्य मंदिर, 20 रुपए पे एलोरा की गुफाएं, 50 रुपए पे हम्पी के खंडहर और मंदिर, जिसको कह लीजिए। 500 पर लाल किला आपको सामने दिख रहा होगा, और 100 रुपए के नोट पर जो है रानी की वाव, ये भी ध्यान रखिए। और 200 पर सांची का स्तूप जो मैंने यहाँ पर लगाया है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप इनको याद करिए। क्विक में मतलब क्विक रिवीजन है दोस्तों, ये कोई मतलब आज पढ़ाने का या कराने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये क्विक रिवीजन है, एक तरह से आपके माइंड में यह डेटा रिफ्रेश हो जाए। अब यहाँ पर कुछ वित्तीय आयोग उनका और उनसे संबंधित अनुच्छेद, जो संवैधानिक आयोग जो जो है, वित्तीय आयोग नहीं संवैधानिक आयोग, सॉरी। तो वित्त आयोग तो प्रश्न में है कि वित्त आयोग का संबंध किससे है? 280 से। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो राजकोषीय संघवाद की धुरी है। ये तो मतलब की पॉइंट है, लेकिन मेन अब समझ लीजिए जो आज का हमारा जो मोटो है कि मैक्सिमम चीजें आपको रिवाइज करवा दूं, वो यहाँ पर है कि चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में, जिसके सुनील अरोड़ा 23वें हैं। संघ लोक सेवा आयोग 315 से 323, और यहाँ पर समझिए कि इसी में राज्य लोक सेवा आयोग भी है, इसी में संघ लोक सेवा आयोग दोनों है। और अरविंद सक्सेना, और हर राज्य में अलग अलग राज्य वाले होते हैं, जानते ही हैं। ये वाले समझिए इसको। वित्त आयोग जो कई बार पूछा है, 280 फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है कि इस स्क्रीन से दोस्तों एक क्वेश्चन हमें मिल जाए तो मजा ही आ जाए। उम्मीद है मिलेगा, अभी तक जब सब में मिला है तो आप में भी जरूर मिलेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338, रमाशंकर कठेरिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, तो 38 में जब ए जोड़ देंगे, क्योंकि एसटी बाद में आती है, तो 38 में ए जोड़कर जनजाति बना देते हैं। और कैग बार बार पूछा है, महानियंत्रक भारत के लेखा परीक्षक जो हैं 148 में, इनको भी याद रखेंगे। महान्यायवादी 176, वेरी इंपॉर्टेंट। महाधिवक्ता राज्यों के 165 में होते हैं। अल्पसंख्यक भाषाई वाले जो है 350 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप, मुझे पता है कि आपने तैयारी किया है, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेंगे तो मजा आ जाएगा एग्जाम में, कंफ्यूजन में न रहे, क्लियर रहे। यही मेरा आज का उद्देश्य भी है इस वीडियो को लाने का, और बहुत कम समय में इसको समाप्त करूंगा। भारत की न्यूनतम सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है? इंडिया शेयर मिनिमम बॉर्डर विद विच नेबरहुड नेबरिंग कंट्री। अब समझिए यह भारत का मैप है, और चूंकि समुद्र में, तो समुद्र की तरफ कोई खास उस तरह से देश नहीं, श्रीलंका है। और इधर जो है मेन जो है आपके जो पूछता है जो लैंड वाली सीमा है, भूमि वाली सीमा, उसको देखते हैं जरा सा। तो न्यूनतम वाली पूछा है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर, इसको याद रखिएगा। ये अफगानिस्तान देख रहे हैं, थोड़ा सा ये वाला एरिया जो है यहाँ पर, ये देखिए बाउंड्री जो है बॉर्डर शेयर करती है ऊपर जम्मू कश्मीर के साथ, पास में जो है लद्दाख वाले में, यहाँ पर। अब इसको समझिए, अगर मैक्सिमम पूछे तो 4096 कई बार पूछा है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप बांग्लादेश के साथ जो है, यहाँ पर ये देखिए पूरा जो है बांग्लादेश के साथ मैक्सिमम बाउंड्री जो है इंडिया शेयर करता है, इसको याद रखेंगे। उसका चाइना के साथ जो है 3488, मिनिमम मैक्सिमम आप याद रखेंगे, पूरा तो भूल भी जाए। तो उधर से चाइना है, नीचे से भूटान 699 सेकेंड वाला है, ये भूटान के साथ जो है, यहाँ पर भूटान है। इसके रक्षा संबंधी सभी मामलों पर भूटान समझौते के तहत यह रक्षा और सेना पर भारत पर निर्भर रहता है, इसको ध्यान देंगे, यहाँ से प्रश्न बनता है।
तो ये तो रहा आपका डेटा बाउंड्री से संबंधित। स्क्रीन क्लियर करता हूँ, एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। कभी कभी रीजनिंग फॉर्म में भी यहाँ से प्रश्न बनता है। सोने की परमाणु संख्या क्या है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड, 79। ये जो चार्ट आपके सामने है, आप समझ रहे हैं पीरियोडिक टेबल, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछ रहा है। तो एक नज़र इसको भी आज दिखा देना, मैं सोच रहा था कि दिखा दूं जिससे कि आपको बेनिफिट मिल जाए। जैसे एच वाला देख रहे हैं, 1 पर है हाइड्रोजन का, फिर लिथियम 3 पर है, सोडियम जो है, पोटेशियम, नाइट्रियम सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको जरा सा ध्यान रखेंगे। ये जो है 19 पर है। सोना जो है 79 AU यहाँ पर देखिए। HG जो है 47 पर है, जो आपका चांदी वाला। PB लेड वगैरह, लेड का प्लम्बम जो PB यहाँ पर देखिए 46 पर है। कार्बन 6 पर बार बार पूछा है। ये सारे याद कर पाना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। साइंस वाले तो मान लीजिए याद कर लेंगे, लेकिन जो जिनका नॉन साइंस बैकग्राउंड है या फिर आर्ट साइंस वाले, कॉमर्स वाले, उनके लिए तो थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन उनको मैं ये कहता हूँ कि मेन जैसे टेंसेनियन पूछा था 117, तो 118 पर OG आप इसको भी याद कर लीजिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हीलियम जो 2 पर है, इसको भी याद कर लीजिए। तो एफ पर जो है निकिल वाला जो है 9 पर है, इसको याद रखिए। तो ये इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों, उनको देखा जा सकता है। पूरी को तो याद कर पाना संभव एक दिन में नहीं है। तो इसको अब जरा सा आप देख लीजिए। हाँ, इसमें ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, और जिसमें धातु 91, अधातु 7 है, और इसकी खोज जो है मोस्टली ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट। तो इसको भी जरा से देखिएगा, यहाँ से अगर एक नंबर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अगला देखिए, कोशिका और उसके अंग। इससे रीजनिंग में प्रश्न बनाता है कि कोई एक पार्ट दे देगा, उधर कोशिका का कोई अंग दे देगा। बायोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर कोशिका है, और यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न पूछता है। गाल्जी का माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, यह सभी किसका भाग है, तो यह सभी कोशिका के भाग हैं। तो ये तो रहा इधर का टॉपिक, लेकिन यहाँ जरा ध्यान दीजिए। केंद्रक कोशिका का भाग है। प्लाज्मा झिल्ली जो सेफ्टी करती है प्लाज्मा द्रव्य को। लाइसोसोम देख लीजिए, कोशिका का भाग है। तारकाय जो है कोशिका का भाग है। अंतःप्रद्रवी जलिका उसमें काम करती है, भी कोशिका का भाग है। रिक्तिका जो वैक्यूल्स, इसमें एयर होता है, जो वैक्यूल्स वाली रिक्तिका, वह भी कोशिका का भाग है। माइट्रोकांड्रिया के लिए पूछता है बार बार कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड द माइट्रोकांड्रिया। गाल्जी बॉडी आपको दिख ही रहा है। तो इमेज को बड़ा करके थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश किया हूं। हालांकि कई बार कई एनालिसिस में मैंने इन इमेजेस को, ये टॉपिक को बताया है, लेकिन आज एक रिवीजन सीरीज है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये। इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक प्रश्न पूछा हुआ था, सफेद समुद्री शैवाल क्या है। तो सो व्हाट इज द व्हाइट सीवीड। तो सौंदर्य प्रसाधन में इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए सफेद समुद्री शैवाल। तो ये जो है ऑनलाइन ऑर्डर करके जो है इसको फेस वगैरह पे लगाती हैं महिलाएं। तो ये तो वहां से है, और अंटार्कटिका में यह पाया जाता है, क्योंकि वहां बर्फ है, तो वहां शैवाल भी सफेद हो जाती है। तो वो जो है सौंदर्य प्रसाधन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हमारा ये दायित्व बनता है कि शैवाल यानी एल्गी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करके जाएं, क्योंकि जब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा था, तो यहाँ चांसेस बनता है। सरल सजीव अधिकांश शैवाल पौधे के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना जो है संश्लेषण से भोजन बना लेते हैं, इसलिए स्वपोषी होते हैं, अपने से अपना भोजन। शैवाल का चित्र यहाँ पर देख रहे हैं, जो काई लग जाती है बरसात वगैरह में, हरी हरी देखेंगे ना काई, उसी को मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। यह एक कोशिकी से लेकर बहुकोशिकीय अनेक रूपों में हो सकता है। जैसे साइनोफाइटा, इसके प्रकार देखिए। नीले हरे शैवालों को साइनोफाइटा कहते हैं। युग्लूनोफाइटा, एक कोशिकी हरे रंग के जंतु के समान भोजन ग्रहण करने की क्षमता इनमें होती है। तथा क्लोरोफाइटा, भोजन मंड के रूप में प्रोटीन से बनी जो है पायरिनाइड पर संचित रहता है, इन्हें क्लोरोफाइटा कहते हैं। क्लोरोफाइटा में मंड यानी स्टार्च पौधों से संबंधित है। और इग्लूनो वाला जो है एक कोशिकी हरे रंग का जो है। ये शैवालों में साइनोफाइटा, इग्लूनोफाइटा, क्लोरोफाइटा। रीजनिंग वगैरह में भी प्रश्न दे सकता है, या फिर GS में तो दे ही सकता है कि निम्न में से कौन सा भिन्न है या फिर शैवाल से संबंधित नहीं है। तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा। अब एक नदियों का पंच प्रयाग। दोस्तों आज की जो ये सेशन है आज का, ये हम एक क्वेश्चन से बनने वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस का एक डेटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अगर मजेदार लग रहे हैं तो कंटिन्यू करें, नहीं तो आपका एग्जाम टाइम में मैं बहुत फोर्स नहीं करूंगा कि आप इसके साथ बने रहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि नहीं हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो एक नज़र बहुत ही कम समय में देखा जा सकता है। व्हाट डज द भागीरथी रिवर मीट वेयर, व्हाट डज एट देवप्रयाग, कहाँ पर ये मिलती है। ये तो देखिए क्वेश्चन था। तो इसका तो उत्तर देवप्रयाग में जो है, भारत के उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक नगर है। एक पंच प्रयाग में से एक है, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। इस पर हमारा मेन फोकस नहीं, मेन यहाँ मैप पर जरा देख लीजिए। अब समझिए, धौली गंगा इधर से चलती है और अलकनंदा इधर से चलती है। तो विष्णु सबसे बड़े भगवान है भाई, ब्रह्मा के बाद विष्णु ही आते हैं। तो विष्णु प्रयाग बनाते हैं सबसे पहले, जब ये दोनों मिलती हैं, अलकनंदा और जो है धौली गंगा। अब ये आगे नदियां बढ़ती हैं दोस्तों, तो फिर आगे जाकर इधर से नंदाकिनी आकर इसमें मिलती है, तो नंद प्रयाग, क्योंकि नंदाकिनी मिली है तो नंद प्रयाग, कृष्ण वाले नंद प्रयाग बन जाते हैं।
और यही जब आगे बढ़ती है तो पिंडार नदी आकर मिलती है, तो पिंडार फिर कर्णप्रयाग बनता है। फिर आगे ये नदी बढ़ती है तो मंदाकिनी आकर इधर मिलती है, मंदाकिनी के बाद पिंडार और फिर मंदाकिनी, फिर रुद्रप्रयाग बन जाता है, यहाँ पर इसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। और आगे आकर के जो है, और चारों धाम भी, बद्रीनाथ कहाँ पर है, केदारनाथ कहाँ पर है, गंगोत्री कहाँ पर है, वो भी आपको दिख रहा होगा। जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है, गंगोत्री वाला जो एरिया, तो यहाँ से भागीरथी आकर के देवप्रयाग में मिलती है। जब तो ये देवप्रयाग जो प्रश्न में पूछा हुआ था, उधर से जो है अलकनंदा आकर निकलती मिलती है और इधर से भागीरथी आकर मिलती है, तो यह देवप्रयाग जो है बनता है। और आगे गंगा जाकर यमुना के साथ मिलती हुई, ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती हुई पश्चिम बंगाल में गिरती है, ये तो आप जानते ही। तो ये प्रयाग का प्रश्न था दोस्तों। पंच प्रयाग को जानते रहिए, और पांचों हिंदू तीर्थ स्थल भी हैं, आप जानते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो इनको इनको भी साथ में इनके साथ दिया गया है। और उसके बाद विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग जो है, कर्ण प्रयाग और देव प्रयाग, इनकी लोकेशन क्या है, किन नदियों से ये बनते हैं, ये जरा देख लेंगे तो यहाँ से अगर कोई प्रश्न बनता है कथन निष्कर्ष जैसा भी, हालांकि प्रश्न डिफरेंस फॉर्म में आएगा, यह आपके रिवीजन के लिए है, लेकिन आप उनको डील कर पाएंगे अगर थोड़ा सा आपके माइंड में डेटा रहेगा तो। चलिए अगला है एक नृत्यों का, कुछ प्रमुख राज्य और उनके नृत्य। निम्नलिखित में से तेलंगाना का लोक नृत्य कौन सा है, तो पेरनी शिवतंडवम या पेरनी थांडवम, तो ये तो तेलंगाना का लोक नृत्य था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक डांस ऑफ तेलंगाना। लेकिन अब डेटा यहाँ पर जरा देखने की जरूरत हमें है कि गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, केरल का कौन सा है, राजस्थान का। देखिए गुजरात गरबा, दांडिया, भवई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। केरल का कथकली और मोहिनी अट्टम तो एकदम नहीं भूलिएगा, भगवान विष्णु वाला मोहिनी अट्टम सागर तट पर जो डांस किए थे, कई बार मैंने इसको बताया हुआ है। कथकली जानते ही हैं। इसके बाद राजस्थान का झूमर वाला, राजस्थान और गणगौर दोनों याद रखिएगा, और घापाल भी यहाँ का लोक नृत्य, इसको भी जानिएगा। जम्मू कश्मीर का रऊफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में कई बार पूछा है। हिमाचल प्रदेश का थपेली, और एक लोक नृत्य इसमें जो आता है डांगी, थपेली, डांगी और धमान, ये पूछा है कई बार। अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा लोक नृत्य और युद्ध लोक नृत्य, मुखौटा लगा के जो नाचते हैं वहां पर, आपको कई बार मैंने इमेज दिखाया है, जो वो भयंकर सा मुखौटा लगा करके डांस करते हैं, मुखौटा नृत्य या युद्ध नृत्य भी इसे कहा जाता है। और गोवा में ढकनी और मांडी, याद रखिएगा, ढकनी और मांडी। हम वैसे भी वहाँ ढक्कन ज्यादा खुलते हैं भाई, बियर वगैरह चलते हैं गोवा में, जानते हैं, तो ढकनी मांडी याद रखेंगे। मेघालय, मेघालय की बात करें तो मेघालय में गारो खासू जयंतिया जो जनजाति है, उनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो तो लगभग उन्हीं के नाम पर ही है। लेकिन बांग्ला और लाहो जरा ध्यान देने की बात है। और भांगड़ा गिद्धा तो पंजाब का आप लोग जानते ही हैं, भांगड़ा गिद्धा पंजाब में। और उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी और एक है जो है जैता, ये इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश का। नौटंकी, रासलीला, कजरी, जैता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ राज्य प्रमुख थे, टॉप 10 जहां से नृत्य का पूछता है। बाकी शास्त्रीय लोक नृत्य तेलंगाना जो है, दक्षिण भारत का, आंध्र प्रदेश का, ओडिसी, मणिपुरी, ये सब मैंने नृत्यों का एक वीडियो बनाया दोस्तों, उसको आप चाहें तो देख सकते हैं। ये वो नृत्य हैं जो अलग अलग राज्यों से भी फुटकर में पूछ देता है। अब समझिए, एक युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए हो जाता है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। यहां से प्रश्न आता है, चूंकि यहीं से अंग्रेजी शासन की शुरुआत होती है। आधुनिक भारत की बात करेंगे तो अंग्रेजों का आगमन और उनका जो है कहर ढाने का कार्यक्रम यहां से शुरू हो जाता है, प्लासी और बक्सर से। तो बिटवीन हुम डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस, प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है, उम्मीद है यहां से एक नंबर मिल जाए हम लोग को। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757, याद रखेंगे, 23 जून बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है, 1757 को हुआ था। कब हुआ था, 57 प्लासी, उसके बाद में बक्सर 1764, दोनों एक साथ जरा पढ़ेंगे। प्लासी के युद्ध किसके बीच होता है कि ब्रिटिश पहले तो बंगाल में आकर जब ये लोग बसते हैं, अंग्रेज जान ही रहे हैं कि बंगाल में अपनी कंपनी बनाते हैं, मद्रास में ऐसे जगह बनाते हैं, तो बंगाल में जब अपना वर्चस्व बनाते हैं ब्रिटिश इंडिया कंपनी वाले, तो नवाब सिराजुद्दौला वहां पे रहते हैं, उनके साथ ही अपना युद्ध करके उसको अपना बेईमानी, चोरी और छल से उनको हरा देते हैं, जान रहे हैं उसको। उधर लॉर्ड क्लाइव जो है, चोर लॉर्ड क्लाइव रहते हैं, लॉर्ड का चोर लॉर्ड क्लाइव कहिए, तो लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध होता है, और सिराजुद्दौला को धोखे से हरा देते हैं और वहां पे बंगाल की दीवानी वगैरह प्राप्त कर लेते हैं। अब ये प्लासी जीत लेने के बाद अंग्रेजों की सत्ता लगभग लगभग हमारे यहाँ मजबूती के कगार पे आ जाती है। उसके बाद उसको एकदम स्थापित करने के लिए आता है बक्सर का युद्ध, बिहार वाला। बक्सर के युद्ध 1764 में 3 सेनाएं एक साथ लड़ती हैं, एक तरफ जो है बंगाल का नवाब जो मीर कासिम था वो, और दूसरी तरफ अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और तीसरी तरफ मुगल बादशाह शाह आलम। और एक तरफ ये संयुक्त 3 मोर्चे रहते हैं भारत की तरफ से, और कंपनी की तरफ से जो है दूसरा अंग्रेजी कंपनी उधर से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर लड़ रहे होते हैं, जिसका हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा होता है। तो तिलगुट सेना, एक तरफ से जो है अवध का नवाब, इधर से जो है शुजाउद्दौला वगैरह, और इधर से जो है शाह आलम और मीर कासिम,
ये तीनों लड़ते हैं आपके, और एक तरफ जो है केवल जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है। और उसके बाद जो है कंपनी, चूंकि कंपनी के पास आधुनिक हथियार वगैरह रहते हैं और इन लोगों की सेना इतनी भारत वालों की इतनी जो है चुस्त नहीं रहती है, क्योंकि ये लोग एक तरह से उजड़ी हुई रियासत के बादशाह रहते हैं, तो ये हार जाते हैं। तो बक्सर का युद्ध जीतने के बाद तो अंग्रेजी सत्ता हमारे यहाँ पूरी तरह से काबिज ही हो जाती है दोस्तों। तो यह प्लासी बक्सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन क्लियर करता हूँ, स्क्रीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, यहाँ से एक नंबर शायद बन जाए हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिल्ली सल्तनत भी करवाऊंगा दोस्तों, वहां से भी प्रश्न बार बार पूछ रहा है। हाँ, एक करंट का क्वेश्चन है, 5G ड्रोन कार्यक्रम, 5G ड्रोन प्रोग्राम क्या है? तो ओडिशा के संबलपुर में वीरेंद्र सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय VSSUT के परिसर में एक जो है स्टार्टअप ड्रोन कार्यक्रम शुरू होता है, जिसमें स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स ने जो है 5G तकनीकी के इस्तेमाल से सीधे कमांड सेंटर से नियंत्रित किए जाने वाला ड्रोन बनाया था। ड्रोन आपके सामने आप देख ही रहे हैं, जो कमांड सेंटर से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसकी खासियत क्या है कि यह 10 किलोग्राम पेलोड के साथ लगभग 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। उड़ीसा के संभलपुर में, कहां पर, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, मेन कीवर्ड उड़ीसा के संभलपुर में। एक नंबर का करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, टॉप क्वेश्चन है एकदम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, चूंकि 5G मतलब AI जान ही रहे हैं, और थर्मल इमेजिंग भी कर सकता है, मतलब ह्यूमंस को या किसी एनिमल की बॉडी को पहचान सकता है, इसी को थर्मल इमेजिंग बोलते हैं। जो टेम्परेचर वगैरह के हिसाब से जान सकता है कि कहाँ का ताप कितना है, कहाँ पर कौन है, उसको इमेज बना सकता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट था। स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और PDF में डाल दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा रिवाइज करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे अपने। ये देखिए आरबीआई का भी वही है, कई बार बताया लेकिन फिर बता दूं एक बार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन? तो यंग हिल्टन आयोग 1934 में अधिनियम आता है, और मुंबई में इसका मुख्यालय है। बैंकों का बैंक कहा जाता है, मौद्रिक नीति जारी करती है, यह तो इसका काम है। लेकिन हाँ, इसको थोड़ा सा हम किनारे रख करके, सबसे पहले 1934 में आएगा तो साल भर लग ही जाता है, हाँ बिल्कुल। 1935 में कार्यक्रम शुरू हो जाता है, ये तो आप जानते हैं 34-35। लेकिन आप समझिए, मेन इसमें समझने की बात क्या है कि मुंबई में हेडक्वार्टर है, बैंकों का बैंक RBI को कहा जाता है, लेकिन मौद्रिक नीति में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो RBI का मुख्य काम दोस्तों यही है कि महंगाई को कंट्रोल करना, वित्त विभाग के साथ यानी वित्त मंत्री के साथ मिलकर के हर 2 महीने पर ऐसी मौद्रिक नीति भारत के लिए तैयार करना जिससे भारत में महंगाई कंट्रोल रहे। एक मॉनेटरी पॉलिसी जारी करना जिसमें दरें होती हैं, ब्याज दरें वगैरह डिसाइड करते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब डिसाइड होता है। तो मौद्रिक नीति इसका मुख्य काम है। बाकी बैंकों का रेगुलेशन तो देखती ही है, वो तो भाई है ही RBI, है ना। अब समझिए, इसके पहले गवर्नर की बात करें तो ओसबोर्न स्मिथ, 1 अप्रैल 1935 से इतने तक रहते हैं। ये आपको ये वाला डेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछेगा जल्दी। ओसबोर्न स्मिथ पहले गवर्नर जनरल, लेकिन अंग्रेज थे। लेकिन थर्ड, किंतु फर्स्ट इंडियन CD देशमुख थे। और अभी वर्तमान में शशिकांत दास जो है, उनको तो आप जानते ही हैं। और RBI के लोगों से अगर प्रश्न उठे, बार बार ये भी पूछा जाता है, तो जो है बंगाल टाइगर आपको दिख रहा है, जो है दहाड़ता हुआ टाइगर, और पाम ट्री, ये भी दोनों RBI का लोगो है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, इसको जानते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, द्रोणाचार्य पुरस्कार करंट के लिहाज से बहुत ही जरूरी एक क्वेश्चन बनता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 प्रोवाइडेड टू होम, किसे दिया गया? क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड को जो है लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। एक व्यक्ति से काम नहीं चलेगा, किसे किसे दिया गया है, क्योंकि द्रोणाचार्य पुरस्कार ऐसा पुरस्कार है जो ट्रेनर लोग को दिया जाता है। जैसे अर्जुन के ट्रेनर थे ना द्रोणाचार्य, तो उनके नाम पर यह है, तो जाहिर सी बात है कि जो ट्रेनर हो उन्हीं को दिया जाएगा। तो किसके किसके कोच को दिया जाएगा उसको जरा से देख लीजिए कि कोच जो है राज सिंह को दिया गया है, जीवन जोत सिंह तेजा को दिया गया है, मोहम्मद अली कमर को, और सुमा सिद्धार्थ सिथुर को, और सुजीत मान को, दिनेश जवाहर लाड को, बिमल प्रफुल्ल घोष को। अपने खेलों में खिलाड़ियों को तैयार करने और उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए इन्हें चुना गया है। इसको जरा जानते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला था? विच अवार्ड डिड द उस्ताद जाकिर हुसैन गेट इन 2020? अब यहाँ पर जानने वाली बात है कि पद्म पुरस्कार को टोटल कवर कर लूंगा दोस्तों इसी में, और कुछ 2022-23 के नवीन और 21 तक के जो ऐसे पुरस्कार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी कवर कर दूंगा। ये तो मान लीजिए उस्ताद जाकिर हुसैन का प्रश्न नॉर्मल आप देख रहे हैं। अब समझिए, गणतंत्र दिवस 2023 पर पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम का ऐलान कर दिया गया। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण दिया जाता है, और ORS के जनक दिलीप महालनोबिस को भी पद्म विभूषण, और मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जाता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रही। किसको? महालनोबिस
ओआरएस के जनक ओरल रिहाइड्रेशन सांड, जो नमक पानी का घोल वाला है, हाँ बिल्कुल। मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत इनको दिया जाता है, आप जान रहे हैं, जो सपा के जो संस्थापक वगैरह हैं। अब समझिए पद्म पुरस्कार 2022 किसको किसको दिया गया, इसको एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग। सुश्री प्रभा अन्य कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र, श्री राधेश्याम खेमका मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा उत्तर प्रदेश। जनरल बिपिन रावत जो है आप जानते हैं प्रथम सीडीएस थे, मरणोपरांत सिविल सेवा उत्तराखंड के रहने वाले हैं, सिविल सेवा के क्षेत्र में इनको दिया जाता है। श्री कल्याण सिंह मरणोपरांत लोक कार्य माने मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री यूपी की जान रहे हैं। गुलाम नबी आजाद लोक कार्य के लिए जम्मू कश्मीर, जो मंत्री वगैरह नेता है उनको लोक कार्य बोलते हैं भाई, सामाजिक कार्य के लिए। विक्टर बनर्जी कला पश्चिम बंगाल के कला में दिया जाता है। गुरमीत सिंह बाबा मरणोपरांत कला में पंजाब में। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या बनता है जिनको मैं टिक कर दूं, प्रभा अन्य को नहीं भूलना है, राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और जो है कल्याण सिंह, इनको तो दोस्तों जरूर याद रखिएगा। और यहाँ से मुलायम सिंह यादव और ओआरएस के जनक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जरा इधर नजर रखिए कि कुछ इंटरनेशनल अवार्ड कि एबल पुरस्कार 2022 गणित का, तो एबल वाले सुलेमान सुलिवन को यानी कि अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया जाता है। और प्रित्जर आर्ट की आर्किटेक्चर में जो दिया जाता है प्रित्जर पुरस्कार, वो फ्रांसिस कैरे को दिया गया। और मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना जो है बिलावस्का को दिया गया पोलैंड की। और बोल्टमैन अवार्ड दीपक धर को दिया गया। अगर ये पुराना करंट पूछ देता 2022 का तो ये हो जाएगा। इस्पात मंत्रालय का राजभाषा खनिज निगम विकास लिमिटेड को दिया जाता है। और जीडी बिरला 2021 का पुरस्कार प्रोफेसर नारायण प्रधान को। ये मैं इसलिए बताया कि ये भी कई एग्जाम में रन किया हुआ क्वेश्चन है, तो मुझे लगा शायद आप में ये टकरा जाए, तो जरा से इसको देखिएगा एक बार, इसको स्क्रीन को चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर या रोक कर वीडियो पढ़ लीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए ये है। अब समझिए ये कुछ केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र क्या है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये जो साइंस वाले हैं उनके लिए तो मजेदार चीज है, लेकिन जो आर्ट साइंस वाले हैं या कॉमर्स वाले उनके लिए थोड़ी समस्या है। तो वो भी इसको थोड़ा ध्यान दें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो घरों में पीओपी होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaCO4 हाफ H2O, माने उसमें आधा पानी मिला देंगे तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट बन जाएगा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। और जो बाई लग जाएगा इसी में तो जो धावन सोडा हो जाए, खाने वाला सोडा हो जाएगा, इसको भी जरा आप ध्यान रखेंगे, सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ प्रमुख जो मैं कई बार करवाया हूं, यहाँ से प्रश्न दोस्तों एक छोटी सी स्क्रीन से प्रश्न आता है हर एग्जाम में, इसलिए मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ। कई लोग तो बोलते सर क्यों एक ही PDF रोज लगाते, लेकिन ये वाला कंटेंट दोस्तों जब हर एग्जाम में आ रहा तो क्यों ना लगाऊं। नमक का NaCl, जल का H2O तो नॉर्मल है, वाटर गैस का H2CO जो है H2+CO, लाफिंग गैस का N2O, सिंदूर का Pb3 और O4, लेड का प्लम्बम होता है तो इसलिए सिंदूर में सीसा होता है Pb3। और जो है चूने का पानी CaO जो है ब्रैकेट में OH2। और चूहा विष जिंक में जिसमें मिलाया जाता है, जो जिंक रहता है चूहा मार दवा में, तो Zn3P2। और शोरा का KNO3। और झूठा सोना बहुत इंपॉर्टेंट है जो है FeS, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी दोस्तों प्रश्न में आता है। हाँ एक ये प्रश्न बन रहा है इस समय कई परीक्षाओं में कि अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध स्थान, ये तो क्वेश्चन है, लेकिन प्रमुख राज्य और उनके खनिज उत्पादक जो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर। मेरा मेन मोटो दोस्तों प्रश्न कराना नहीं, मैं इतने प्रश्न कोई नहीं करा सकता कि आपके प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में छप जाए, 2 प्रश्न 3 प्रश्न छप जाए। हाँ हम करें 2 घंटा पढ़ेंगे, 2 प्रश्न 4 प्रश्न मिल जाएंगे, बड़ी बात नहीं है। मेन है कि पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए, उससे कुछ प्रश्न मिल जाए तब मजा आता है। तो आंध्र प्रदेश के लिए अभ्रक के लिए कौन सा स्थान है, तो आंध्र प्रदेश जो है नेल्लूर जिला अभ्रक के लिए प्रसिद्ध स्थान है। जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादकों में सूची में भारत 8वें स्थान पर है। और जो है भारत के शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड है, ये तो खनिज उत्पादन में है। अभ्रक में आंध्र प्रदेश का नेल्लूर जिला है, इसको भी आप जानते रहिए। लेकिन अब आइए जरा देखते हैं यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैक्ट वाली बात मैं करता हूं कि जस्ता के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है, राजस्थान। और सीसा में भी राजस्थान है, जस्ता और सीसा दोनों राजस्थान। सोना अपने रॉकी भाई KGF वाले, ये तो भूलना ही नहीं है, सबको पता है। थोरियम केरल में है, केरल में थोरियम बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण धातु है। शिक्षा जहाँ की ज्यादा है, जनसंख्या वहाँ की अच्छी है, जान ही रहे हैं, सारी व्यवस्था अच्छी है भाई, थोरियम तो होगा ही, सबसे महंगी धातु। और चांदी राजस्थान में, राजस्थान में क्या क्या है ध्यान रखिएगा, जस्ता, सीसा और चांदी। हाँ बिल्कुल, रेत को न समझिएगा कि वहां पानी नहीं है, पूरा धूल उड़ रही है, और उसमें महत्वपूर्ण चांदी और सीसा जस्ता भी छिपा हुआ है। अभ्रक वाला देखिए पूछा हुआ प्रश्न है आंध्र प्रदेश का, कोबाल्ट झारखंड का और तांबा मध्य प्रदेश का।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, एक दो बार पढ़ लीजिए, अगर किस्मत रही तो यहाँ से 1 नंबर जरूर दिला देगा ये प्रश्न आपको, ये वाला स्क्रीन। अब समझिए कुछ प्रमुख संन्यास सानिया मिर्जा को न देखकर आप इधर जरा ध्यान दीजिएगा, नीचे ये क्वेश्चन तो ऊपर जो दिया है सो दिया ही है कि सानिया मिर्जा ने हाल ही में संन्यास लिया, वे किस खेल से संबंधित है। सानिया मिर्जा हु हैज रिटायर्ड रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो टेनिस खिलाड़ी हैं और ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने कहा था कि इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन को फरवरी में दुबई में जो है टेनिस को अलविदा कह देंगी। तो ये आपने कई बार देखा भी होगा, सानिया मिर्जा यहाँ पर हैं, लगभग इनकी अलविदा कहने की अब उम्र भी हो गई है, तो अच्छी बात है। प्रमुख संन्यास क्रिस मॉरिस साउथ अफ्रीका के हैं, ऑलराउंडर, इनको ध्यान रखिएगा। क्रिकेटर क्रिस मॉरिस। रॉस टेलर क्रिकेटर न्यूजीलैंड के प्रमुख संन्यासी भी है। कीरोन पोलार्ड वेस्ट इंडीज की टीम के पूर्व कप्तान हैं और मोहम्मद हाफिज पाकिस्तान के पूर्व कप्तान हैं। इनको बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है करंट में यहाँ से प्रमुख संन्यास जो है कौन सा, क्रिस मॉरिस, रॉस टेलर, कीरोन पोलार्ड और मोहम्मद हाफिज, इन्होंने जो है क्रिकेट से संन्यास जो है अनाउंस किया है। हाँ, खिलजी वंश का शासनकाल, मतलब दिल्ली सल्तनत के पूरे जो है वंशज, पूरी हिस्ट्री तो दोस्तों आज एक वीडियो में पढ़ाना संभव नहीं है, लेकिन दिल्ली सल्तनत से जब प्रश्न उठा रहा है बार बार सीआरपीएफ, तो आप में भी उठाए गए गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अभी 1 मिनट में कवर कराता हूं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल प्रश्न में पूछा है कि खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक था, तो खिलजी वंश का शासनकाल जो है 1290 से 1320 तक था। अलाउद्दीन खिलजी वगैरह इसके शासक थे। अब यहाँ थोड़ा आइए, एक ट्रिक मैं बताता हूँ, गुलाब खिले तो सांस लो, बहुत फेमस ट्रिक है, कई सारे कोचिंग में भी आपने पढ़ा होगा, कोई नया ट्रिक नहीं है, और मैं भी यही बताऊंगा इसलिए क्योंकि आपके माइंड में पहले से है, रिवीजन की बात है। अब समझिए, स्क्रीन क्लियर करूंगा तब मजा आएगा। अब गुलाब से देखिए, गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश ये, और खिले से ये वाला हो जाएगा खिलजी वंश, और तो से हो जाएगा दोस्तों तुगलक वंश, और सांस से हो जाएगा सैयद वंश, और लो से लोधी वंश। इतना जानदार ट्रिक। गुलाब खिले तो सांस लो, भाई अच्छा लगेगा, गुलाब खुलेगा तो सांस लेने में ही तो मजा आएगी, लेकिन ये वंश क्या है, इनके सारे जो है क्रम आपको याद हो जाएंगे, क्रम से बनाया हुआ ट्रिक है ना। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश, और 90 के बाद खिलजी वंश 1320 तक चलता है, और 1320 से 1414 तक जो है तुगलक वंश, और 14 से 51 तक जो है सैयद वंश, और 51 से 26 जब तक बाबर नहीं आया रहता है और इब्राहिम लोदी जो यहाँ नीचे दिख रहे हैं इनको पराजित नहीं किया रहता है, तब तक लोधी वंश चलता है। इसको याद रखिएगा। और इसमें प्रमुख शासक भी देख रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक है यहाँ, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब फेमस शासक हैं इनके, इनको भी जरा सा याद रखा जाएगा। तो ये वंशज थे, उनके अंतिम शासक थे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। क्योंकि दिल्ली सल्तनत और एक मुगल काल, यहाँ से प्रश्न जब दोस्तों आ रहा है तो ये इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए बन जाता है, इसको ध्यान रखा जाएगा। अब आगे समझिए, हाँ ये महत्वपूर्ण जो मैंने कहा था 100, 101, 102, 104, ये सब संविधान संशोधन जो लेटेस्ट वाले हुए, जैसे 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है ना, 101st व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू, ये किससे संबंधित है। तो 101 रुपए का, तो मैंने कई बार बताया, 101 रुपए का लिफाफा शादी में देते हैं आप लोग, और खाना पीना खा लेते हैं, और जब खाना पीना खाएंगे तो जीएसटी खाने पर लग गया, आप जानते ही हैं, दूध पर, रोटी पर, सब पर जीएसटी लगा है, न्यूज वायरल हुई थी बिल्कुल। तो जीएसटी 101वां वाला हो जाता है, और 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में जो है एक समान जो है कर के रूप में जीएसटी लगा दिया जाता है, और 18 को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, इसी 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2018 को जीएसटी दिवस मनाते हैं। तो ये तो है जीएसटी, जीएसटी परिषद का गठन वगैरह होता है, सारे करों को मिलाकर एक कर बना दिया जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये तो रही जीएसटी की बात। लेकिन 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 103वां, 104वां, 100वां, इनको ध्यान देना है। 102 की बात करें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी की बात करता है, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने की बात करेगा। 103 की बात करें तो ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण दिया गया, 103वें की बात करेगा। 103 कैसे याद रखेंगे, तो देखिए एससी को आरक्षण है, एसटी को, एससी आपने देख लिया, एसटी आपने देख लिया, और 3 नंबर पे आपने ईडब्ल्यूएस को देख लिया, इनको याद रखेंगे। फिर इसके बाद 104वें की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा में जो एंग्लो इंडियन को आरक्षण था, जो मनोनीत किए जाते थे, इनको सीटों को खत्म किया गया, आरक्षण को खत्म किया गया। और 100वें की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है जो भूमि समझौता हुआ था, भारत बांग्लादेश जो है कॉरिडोर, उसके लिए बात की गई है 100वें में। 100वां इंपॉर्टेंट है, 101वां इंपॉर्टेंट है, बहुत इसको जरा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूछता है परीक्षा। स्क्रीन क्लियर करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो था दोस्तों,
हाँ, भारत की पहली हरित क्रांति कब शुरू हुई? व्हेन डिड द इंडियाज फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट? ये क्वेश्चन मैं नहीं डाल पाया हूं दोस्तों। पंचवर्षीय योजनाएं और उनका उद्देश्य, इकोनॉमिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखना चाहें तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। अब हरित क्रांति की बात करें कि हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 68 के बीच में हुई थी। और हरित क्रांति के जनक आप देख रहे हैं। भारत में बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन, और विश्व में बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग। ये हैं स्वामीनाथन साहब और ये हैं बोरलॉग साहब। हरित क्रांति अगर आप नहीं जान पा रहे कि है क्या, तो कृषि में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके, यहाँ पर दिया है मैंने लेकिन मैं सरल भाषा में बताऊं आपको, कि कृषि में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके कृषि को उन्नत कर देना इस हरित क्रांति। The new regulation and the new technology implemented in the agriculture is called the green revolution। इसको जरा सा आप ध्यान रखेंगे, इसका प्रश्न आपके सामने था। अगर भारत में स्वामी शब्द दिया है तो स्वामी इंडियन शब्द है तो स्वामीनाथन, और नॉर्मन बोरलॉग विदेशी शब्द है तो विश्व में है। कंफ्यूजन ना होइएगा, दोनों दे दे कि भारत में कौन से जनक हैं तो नॉर्मन बोरलॉग मार देता है लड़का, ये भी होता है कंफ्यूजन। नॉर्मन विदेशी शब्द है तो विदेश के हैं, और स्वामी इंडियन शब्द है तो स्वामी अपने यहाँ के हैं, भारत के। इनको जरा सा ध्यान रखने की बात है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? विच इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? भूपर्पटी क्रस्ट का प्रश्न पूछता है। ये देखिए पृथ्वी का इस तरह से काट आपको दिखाया गया है, और भूपर्पटी पहले जो है सीमा सियाल नीफे होता है ना, तो भूपर्पटी की बात करेंगे। सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहा जाता है। इसमें अगर पूछता है कि इसमें किस तत्वों की अधिकता होती है, तो एक ट्रिक बताया जाता था पहले, हम लोग इसको पढ़ते थे कि ओसियाल मैग्ना की फेकनी, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, फेरस, ये ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इसमें होता है। इस ट्रिक को जरा याद रखेंगे, ओसियाल मैग्ना की फेकनी, ओ से ऑक्सीजन, सी से सिलिका, मै से मैग्नीशियम। ये उस परपटी में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम है कि किस में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। कभी इसको मैं डिटेल में कवर करवा दूंगा, फिलहाल आज इतना ही। लेकिन अब इसको ध्यान रखिएगा कि देखिए मेटल है, पहले तो ऊपर आपको क्रस्ट दिख रही है 0 से 100 किलोमीटर तक, फिर बीच में यहाँ से यहाँ तक मेटल है, फिर आउटर कोर है, और या फिर बीच वाला एकदम गर्म तप्त वाला इनर कोर है। ये तो बताते हैं लिक्विड जो है सॉलिड और लिक्विड, और ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे थोड़ा ठोस होता जाता है ये। इसको जरा ध्यान रखेंगे तो। और इसी की वजह से जो है ग्रेविटी वगैरह इसमें होती है, क्योंकि इसमें मेटल वगैरह है, तो ये तो आप पर जानते ही। लिथोस्फीयर इसे कहा जाता है, इसको भी याद रखने की जरूरत है। ये जो है पृथ्वी की सबसे ऊपर देखिए पर्वत है, इधर समुद्र दिखाया गया है, तो मतलब पृथ्वी की ऊपरी परत का ऐसे काटा हुआ एरिया है आपके सामने। इसको जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आता है। सबसे अंदर कौन सा है? तो इनर कोर जो है, आंतरिक कोर, उसके ऊपर आउटर कोर, उसके ऊपर मेटल जिसको कहते हैं, और क्रस्ट सबसे ऊपर भूपर्पटी जिसे हिंदी में। हाँ, हाल ही में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में के बाद भारत का उपराष्ट्रपति कौन बना है? हु बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द रिसेंटली हेल्ड द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन? तो जगदीप धनखड़ जी हैं, इनको आप जानते हैं। तो जगदीप धनखड़ जो है 528 वोटों के साथ जो है 14वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने हैं। ये तो नॉर्मल बात है, यहाँ से हम बहुत उम्मीद नहीं करते कि ये पूछेगा। लेकिन ये देखिए, ये जो नई नई नियुक्तियां हैं, यहाँ से प्रश्न आएगा दोस्तों। इसको जरूर हम एक बार रिवाइज करा देना चाहेंगे। जैसे नवीन नियुक्ति का प्रश्न एक जरूर बनता है, द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति, उसका जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, मोदी जी को जानते ही हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है इनको भी जानते रहिए। चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे, और वाले उप वाले की बात करें, और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, महान्यायवादी आर वेंकटरमणी पूछा हुआ है। गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें तो कैग के हैं, सोनाली सिंह जो है सीजीए के हैं। माइंड में एक बार रिवाइज कर लीजिए, बाकी कोई वैसा नहीं है कि नहीं हाँ एग्जैक्ट आपको याद रहेगा वहां पर, क्योंकि डेटा ज्यादा है। सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार है। नीति आयोग के मोदी जी होते हैं, क्योंकि हमेशा योजना आयोग के यही होते हैं, और सुमन बेरी, और ये शायद बदले हुए परमेश्वर अय्यर। कमेंट करके बताइए कौन है। इसके बाद जो है इसमें इंपॉर्टेंट की बात करें तो आप जरा सा यहाँ पर देखिए, अजित डोभाल सुरक्षा सलाहकार, बी अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार, और एन के मनोज सोनी यूपीएससी वाले साहब को जरा याद रखिएगा। एसटी आयोग हर्ष चौहान, एससी आयोग वित्त विजय सापला। ये जरा स्क्रीन को आप रोक करके दोस्तों चाहे तो याद कर पाए, ज़्यादा इसमें मैं समय आपका वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ से भी प्रश्न एक पूछे जाने की संभावना है, और इसी के साथ आपको बेस्ट ऑफ लक। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने का या बहुत आपका समय बर्बाद करने का कोई उद्देश्य नहीं है। आज आप बस चीज़ों को एक नज़र देख लीजिएगा, बाकी आराम से सोकर परीक्षा दीजिए। अच्छा पेपर जाएगा दोस्तों, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। जो भी आपने पढ़ा है उससे प्रश्न आएगा, उसको गलत करके ना आइएगा। बाहर के प्रश्न आते हैं तो दोस्तों तो वो सबके साथ होता है,
उनको डील करने की कोशिश करिएगा। लेकिन हाँ, अगर जो पढ़े हैं वो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। टेलीग्राम चैनल स्कैन करिए और ज्वाइन करिए पीडीएफ वगैरह के लिए, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और बताइए कि आपकी परीक्षा संबंधित और क्या समस्या है, आगे आपकी कौन सी परीक्षा है, क्या आप लोगों ने एसएससी एमटीएस का आवेदन किया है, जरा मैं ये भी जानूं कि मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं एसएससी एमटीएस के, कितने फैमिली से मुझे जुड़े हुए हैं एसएससी एमटीएस वाले, तो उनके लिए भी कुछ मैं जो है कंटेंट लाने की कोशिश करूं। तो चलिए, आप अपनी परीक्षा की तैयारी मुझे उम्मीद है बेहतर किए होंगे, और परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सपना पूरा होगा दोस्तों। सरकारी नौकरी मैंने भी इसी तरह संघर्ष करके पाया था, कई बार परीक्षाओं को देने के बाद मुझे भी सफलता मिली, आपको भी मिलेगी। एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर सफलता मिलेगी, ये मेरा कहना है कि एक दिन में सरकारी नौकरी नहीं लगेगी दोस्तों, लेकिन एक दिन जरूर लगेगी। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।